Hello friends, welcome to this video. This video is about Directive Principle of State Policy, राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमें राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में जानकारी देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे शॉर्ट में DPSP भी कहा जाता है। अब इसमें जो आर्टिकल 36 है, इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में जानकारी दी गई है। अब हमने जो फंडामेंटल राइट देखे थे उनमें आर्टिकल 12 में राज्य की भाषा परिभाषा, राज्य की डेफिनेशन दी गई है और आर्टिकल 36 में भी राज्य की डेफिनेशन दी गई है। लेकिन आर्टिकल 36 हमें कहता है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी कि हमेशा आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही लागू होगी, लेकिन अगर संदर्भ से अन्यथा या अपेक्षित न हो तब इसका इस्तेमाल होता है। और जो डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव यानी कि निर्देश, तो डायरेक्टिव कितने तरह के होते हैं? तो कुल मिला के डायरेक्टिव 4 प्रकार के होते हैं। पहला, सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत। दूसरा, गांधी जी के सिद्धांत के नाम से जिन्हें जाना जाता है, समान नागरिक संहिता और ट्रिपल तलाक। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और अंत में अन्य सिद्धांत। अभी जो डायरेक्टिव है जो संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 में दिए गए हैं, इन्हें हम एकदम जैसे 36, 37, 38 ऐसे सीरियल वाइज नहीं देखेंगे, हम इन्हें डायरेक्टिव के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला डायरेक्टिव है वो है सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। अब हम बात करें आर्टिकल 46 की, तो आर्टिकल 46 में समाज के दुर्बल लोगों को विशेष तौर पे अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षा एवं अर्थ संबंधित यानी कि आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। यानी कि आर्टिकल 46 के तहत स्टेट जो दुर्बल लोग हैं, जो SC ST कास्ट के जो लोग हैं, उन्हें शिक्षा और उनकी आर्थिक सहायता को मजबूत करने के लिए, उनके फ़ायदे के बारे में सोचने के लिए, उनमें बढ़ावा देने के लिए सरकार कोशिश करेगी। अब हम बात करें आर्टिकल 47 की, तो इसमें राज्य जो हमारा स्टेट है वो हमारे लोगों को, जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं, उनको पोषाहार स्तर और उनका जीवन स्तर ऊंचा करने का प्रयास करेगा और लोगों के लोक स्तर में सुधार करने का प्रयास करेगा। अब हम बात करें आर्टिकल 45 की, तो आर्टिकल 45 इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में पुनर्निर्मित किया गया था। पुनर्निर्मित यानी पहले इस आर्टिकल में कुछ और लिखा था और उसे बदलकर कुछ और लिख दिया गया था। यानी जो आर्टिकल 45 है उसमें 86 अमेंडमेंट 2002 से पहले कुछ और लिखा गया था, लेकिन ये अमेंडमेंट करने के बाद उसमें कुछ और लिखा गया। तो इस आर्टिकल में पहले लिखा हुआ था कि संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान था। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 45 है उसमें 86वें अमेंडमेंट 2002 से पहले लिखा था कि जो भी हमारे बच्चे हैं संविधान लागू होने से 10 साल तक, उन बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चे, उन्हें फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 21 खंड A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया, जिसे हम शिक्षा का अधिकार के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें आर्टिकल 46 की, तो जो आर्टिकल 46 है इसमें समाज के दुर्बल लोग, विशेष तौर पे अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। तो इसमें इस आर्टिकल को लागू करने के लिए किन किन आर्टिकल का सहारा लिया गया? कई बार ऐसा भी पूछा जाएगा आपसे प्रश्न में कि जो समाज के दुर्बल लोग हैं
उनके लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है। जो भी हमारे SC ST कार्ड के या फिर जो भी दुर्बल लोग हैं जो माइनॉरिटी में, उनके लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो उनके लिए आर्टिकल 15 का खंड 4 और 15 का खंड 5 तथा आर्टिकल 16 का खंड 4A और 4B, आर्टिकल 17, आर्टिकल 29 का खंड 2, आर्टिकल 30 और इनके अलावा आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 335, इन सब में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो ये था हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पहला वीडियो, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम अगले इसमें देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा।